नेपाल के अंदर रेवोल्यूशन आ गया, पार्लियामेंट को जला दिया गया, केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा। कितने ऐसे मिनिस्टर्स हैं कि जिनको घरों से निकालकर भगाया गया, दौड़ाया गया, उन्हें मारा गया। और आज नेपाल में आने वाले इस रेवोल्यूशन का सारा क्रेडिट सिर्फ एक को दिया जा रहा है। सोशल मीडिया उठाकर देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्रेडिट दिया जा रहा है जेन जी को। लेकिन जेन जी के इस क्रेडिट के पीछे असल कहानी क्या है, ये तो कोई बता नहीं रहा। कोई ये नहीं बता रहा कि जेन जी के नाम पर ये जो कुछ हुआ है, इसके पीछे कार फरमा लोग कौन थे और वो किस तरीके से ये सारी एक्टिविटी की गई। एंड वाइल्स वी आर एट इट, 9/11 को आज 24 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इन 24 सालों में पूरी दुनिया ने टेररिज्म के नाम पर बड़ी कुर्बानी दी है। पाकिस्तान बहुत अफेक्टेड रहा है इस वॉर ऑन टेरर की वजह से। लेकिन आज भी 9/11 को लेकर 5 सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाब आज भी नहीं है। और वो 5 सवाल कौन से हैं उसको भी गो थ्रू करेंगे। और तीसरे नंबर पर कंजर्वेटिज्म को एक नए लेवल पर लेके जाने वाली एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने अमेरिका में धूम मचा दी, चार्ली कर्क को असैसिनेट कर दिया गया। दैट्स अ ट्रैजिक इवेंट। लेकिन चार्ली कर्क ने मरने से पहले अपने इंटरव्यूज में और अपनी पॉडकास्ट में क्या बातें की थी कि जिसकी वजह से ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन सकती है। इन सब के पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 2015 में कि जब नेपाल में एक खौफनाक जलजला आता है। इस जलजले के नतीजे में 9,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान से जाते हैं। नेपाल का जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, अर्ली रिस्पॉन्स सिस्टम है, वो इंतहाई वीक होता है और लोग शिकायत करते हैं कि सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, चीज़ें नहीं बच रही हैं, जानें नहीं बच रही हैं। और इसके नतीजे में एक साहब है जिनकी उम्र 36 साल है और इन साहब का नाम है सुधन गुरंग। और ये सुधन गुरंग एक ऐसा बाप है जो अपने बेटे को खो देता है इस सारे जलजले के प्रोसेस के अंदर। और जैसे ही अपने बेटे को खोता है, वो एक मोटिवेशन पकड़ता अपनी जिंदगी की कि मैंने जिंदगी में अब सोशल वर्क करना है, आगे बढ़ना है, लोगों की मदद करनी है। और वो हामी नेपाल के नाम से एक इदारा शुरू करते हैं। हामी नेपाल के जिसका मतलब है वी आर नेपाल, हम हैं नेपाल। और ये इदारा 2015 में अपना काम शुरू करता है और 2020 में इसे ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन मिलती है। अब इस इदारे की अगर वेबसाइट को खोलकर देखें तो वहां बड़ा बड़ा लिखा है दैट वी आर अ मूवमेंट। और उसके साथ इन्होंने लिखा है कि ऑल वॉलंटियर्स कवर देयर ओन एक्सपेंसेस। This commitment guarantees that every donation to हामी Nepal goes directly towards aiding those in need. अब ये इदारा इंडिविजुअल से भी फंडिंग लेता है, ये इदारा कॉर्पोरेट से भी फंडिंग लेता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये अपनी जेब में नहीं रखते, ये सोशल कॉजेस पे लगाते हैं। वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू करते हैं, हंगर ड्राइव का हिस्सा बनते हैं, सोशल जस्टिस के ऊपर 2020 में ये आवाज़ उठाते हैं और बहुत सी सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलकर, मिस नेपाल के साथ मिलकर, मिस नेपाल इंडिया के साथ मिलकर बहुत सी कैंपेन्स भी शुरू करते हैं। और फिर सन 2025 आता है और सन 2025 के अंदर जब नेपाल की गवर्नमेंट 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देती है तो ये सरकार से परमिशन लेते हैं कि हम एक पीसफुल रैली करना चाहते हैं। और इस पीसफुल रैली के लिए ये चूज करते हैं कि ये रैली मेतीघर मंडला से लेकर पार्लियामेंट के करीब तक जाएगी, पीसफुल रैली होगी। हामी नेपाल अपनी हर कार्रवाई, हर एक्टिविटी को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बड़ा एक्टिव है और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर मैंने भी कोशिश की कि उनके ब्रॉडकास्ट चैनल देखूं। और उनके ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर मैंने देखा कि मंडे के दिन यानी 8 सितंबर को वो पोस्ट करते हैं और वो लिखते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट आज होने जा रहा है इसके अंदर सब लोगों ने अपने स्कूल के यूनिफॉर्म, कॉलेज के यूनिफॉर्म पहनकर आने। फिर थोड़ी देर के अंदर उन्हें अंदाजा होता है कि हर कोई अपने यूनिफॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश के हवाले से है। तो आप बेशक नेशनल ड्रेस पहनाएं जिसके अंदर नेपाल की रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अब जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू होने लगता है, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर रेगुलर अपडेट्स आने लगती हैं और उन रेगुलर अपडेट्स में जहां ये पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल रहे होते हैं वहीं पर पता चलता है कि एक खातून है जिनका नाम है तनुजा पांडे। और तनुजा पांडे एक क्लाइमेट जस्टिस ऑर्गेनाइजर हैं और उनके इदारे का नाम है हारेन नेपाल।
तो इनका नाम है हामी नीपाल, उनका नाम है हारन नीपाल। तो हामी नीपाल अपने इस ब्रॉडकास्ट चैनल पे लिखते हैं कि तनुजा पांडे के इदारे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने इदारे पर फोकस कर रहे हैं और हमारे इदारे की लाइमलाइट, इन अदर वर्ड्स लाइमलाइट कोई और ना ले जाए, यह हमारा ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट है, हम इस पर मेहनत कर रहे हैं। वो ये सब चीजें क्लेम करते हैं कि हमारा इदारा है, हम प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट लेके जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वो अपने इस प्रोटेस्ट में बढ़ते हैं आगे, तो पता चलता है कि कुछ लोग इस प्रोटेस्ट के साथ शामिल हो गए हैं कि जिन्होंने इमारतों को जलाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो दंगे फसाद पर आ गए हैं, कुछ ऐसे कि जो मिनिस्टर्स के घरों में घुस गए हैं। और साथ ही हामी नीपाल का ये इदारा अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे फौरन से इंफॉर्मेशन डालते हैं कि जितने प्रोटेस्टर्स हैं फॉल बैक और मेती घर वापस आए, क्योंकि आगे जो हो रहा है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो हो रहा है ये जेन जी के लोग नहीं है जो कर रहे हैं। आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में बताऊं तो इन्होंने यहां तक अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे दिया है कि लोग घरों में घुस रहे हैं और रेप केसेस कर रहे हैं जिसका जेन जी से कोई ताल्लुक नहीं है। आग लगाई जा रही है जिसका जेन जी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहां पर आपको समझना चाहिए, आज जितना क्रेडिट आप जेनजी को दे रहे हैं कि जेनजी रेवोल्यूशन लेकर आया, जेनजी इज अ कैमोफ्लैज। और ये कैमोफ्लैज दिखाकर जिन्होंने रिजीम चेंज करना था और इमारतों को आग लगानी थी और दंगे फसाद करने थे और मिनिस्टर्स को घरों से निकालकर भगाना था, उन्होंने अपना काम कर लिया। चाहे हामी नीपाल को एज अ स्केपगोट यूज किया गया, लेकिन जिसने अपना काम करना था उसने अपना काम कर दिखाया और क्रेडिट चला गया जेन जी के सेहरे पे। आज सोशल मीडिया पे जगह जगह लोग ये पूछ रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कशन का टॉपिक क्या है कि क्या पाकिस्तान में ऐसा रेवोल्यूशन आ सकता है जैसा जेन जी, अकॉर्डिंग टू देम, जो कि जेन जी नहीं लेकर आई, जेन जी जैसा रेवोल्यूशन लाया जा सकता है आज पाकिस्तान में। अब इस बात को समझने के लिए आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी। 2020 में एरिका चैनोवर्थ ने एक बड़ी खूबसूरत रिसर्च की और उस रिसर्च को उन्होंने अपने एक एस्से में शामिल किया और उस एस्से का नाम है द फ्यूचर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। और उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त थ्योरी दी है। उनकी थ्योरी ये कहती है कि अगर दुनिया में आपने कभी भी हिस्ट्री उठाकर देखें, अगर आज तक दुनिया में कभी भी कोई नॉन वायलेंट, आई एम सेइंग बी क्लियर ऑन दिस, नॉन वायलेंट, अगर दुनिया में आज तक हिस्ट्री उठाकर देखें कोई नॉन वायलेंट मूवमेंट है जो कामयाब हुई है, वो हमेशा कामयाब हुई है जब 3.5% लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है। 3.5% लोगों को आपको एक्टिव करना पड़ता है और जब वो एक्टिव होते हैं वो इनकलाब ले आते हैं। सो आज पाकिस्तान की आबादी 23, 24, 25 करोड़ है। सो तकरीबन 3% इसका बनेगा 70 लाख। आज अगर आप 70 लाख लोगों को पॉलिटिकली चार्ज कर दें तो रेवोल्यूशन आ सकता है। आज 70 लाख लोगों को आप इस्लामिस्ट बना दें तो शरिया नाफिज हो सकती है। आज 70 लाख लोगों को आप पॉलिटिकल पार्टी में डाल दें, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस दे दें, वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ले आएंगे। आज 70 लाख लोगों को आपको एक्टिव करना है। जिस दिन आपके 70 लाख लोग किसी एक मुद्दे पर इत्तफाक कर गए, उस दिन रेवोल्यूशन आ जाएगा। सो इससे पहले कि आप नेपाल का सेहरा जेनजी के सर पर रखें, आपको पता होना चाहिए हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स। अब बात करते हैं कि 9/11 के वो 5 सवाल कौन से हैं जो आज तक कभी किसी ने आंसर ही नहीं किए। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क के अंदर एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आता है। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स अटैक के बाद जहाज लगने के बाद गिर जाते हैं। 3000 से ज्यादा लोगों की मौके पर मौत हो जाती है और अमेरिका के अंदर एक कोहराम मच जाता है। दैट वाज वेरी शॉकिंग एंड अ वेरी सैड इंसिडेंट। लेकिन इस सब के बाद पूरी दुनिया में वॉर ऑन टेरर के नाम पर एक नई इंडस्ट्री प्रमोट हो जाती है। जगह जगह सर्वेलेंस कैमरास, सर्वेलेंस, शहरियों की सर्वेलेंस और उसके अलावा सिक्योरिटी इक्विपमेंट एंड द होल वर्ल्ड बिकम्स अनसेफ। लेकिन इस सब के बावजूद आज 24 साल गुजरने के बाद भी 5 सवाल ऐसे हैं जो आज तक किसी ने कभी आंसर नहीं किए। पहला सवाल यह है कि क्या ये कंट्रोल डेमोलिशन थी, क्योंकि जिस स्पीड पर मोल्टन स्टील जिस गर्माहट पे मिला है, उस गर्माहट पर कभी भी जेट फ्यूल का इंजन पहुंचता ही नहीं है। तो कहने वाले ये कहते हैं
क्रिटिक्स कहते हैं कि एक्सप्लोजन्स हुई हैं, थर्माइट यूज हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स की पूरी रिसर्च है और वो कहते हैं कि कभी भी जहाज टकराने से ये वाकया पेश नहीं आ सकता। इसके बाद दूसरा बड़ा सवाल यह है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग 7 कैसे गिर गई, क्योंकि बिल्डिंग 7 के अंदर तो जहाज लगा भी नहीं था, तो जब जहाज वहां टकराए नहीं तो वो बिल्डिंग कैसे गिर गई। अब इसके बारे में बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और बीबीसी ने कहा कि बिल्डिंग नंबर 7 के ऊपर अटैक हुआ है और बिल्डिंग गिरी है। उस वक्त तक बिल्डिंग के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ था। सो दैट मीन्स कि 20 मिनट पहले बीबीसी को कैसे पता था कि बिल्डिंग वुड बी अंडर एन अटैक। ओपन केमिकल फिजिक्स जर्नल के अंदर एक बड़ी अच्छी बात छपी है। वो कहते हैं कि थर्माइट के मटेरियल मिले हैं जो एक्सप्लोसिव्स के काम आते हैं और आज तक, दूसरा पॉइंट वो ये कहते हैं कि आज तक कभी आग लगने से एक सिमेट्रिक बिल्डिंग कभी फ्री फॉल नहीं की, तो ये बिल्डिंग सिर्फ आग लगने से कैसे गिर गई। फिर तीसरा सवाल कि जो पेंटागन में आकर जहाज लगता है, पेंटागन में क्या वो जहाज है या वो ड्रोन है? क्योंकि जब जहाज लगेगा तो सोचो जहाज का एक मैग्नीट्यूड है, एक साइज है। अगर बोइंग 757 आकर टकराता है तो जो शिगाफ पड़ना चाहिए वो 124 फुट का होना चाहिए, लेकिन जो शिगाफ पड़ा वो 16 से 18 फुट का था। हाउ इज दिस ह्यूमनली पॉसिबल? और जो चौथा सवाल है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चौथा सवाल यह है कि जिस दिन ये 9/11 का वाकया पेश आया उससे ऐन एक दिन पहले स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स को शॉर्ट कर दिया गया। अमेरिकन एयरलाइंस के और तमाम एयरलाइंस के शेयर्स को ओपन मार्केट में फौरन बेचा गया। लोगों ने अपना नुकसान होने से बचाया और करोड़ों रुपए कमाए। उनके पास ऐसी क्या इंफॉर्मेशन थी कि उन्होंने ये शेयर्स बेच दिए, और कौन से वो बिलियनर्स हैं जिन्होंने अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर लिया। 2006 में जर्नल ऑफ बिजनेस छपता है और वो ये जो शॉर्ट सेलिंग हुई है ना स्टॉक मार्केट के, उसके लिए पता क्या लफ्ज यूज करता है? हाईली सस्पिशियस। लेकिन इस सवाल को तो आज तक किसी ने जवाब ही नहीं दिया, किसी ने आंसर ही नहीं किया। और जो पांचवा सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए कि एक खातून की रिपोर्ट पे 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो एक वैन के साथ खड़े हैं और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं 9/11 का वाकया और एक दूसरे को हाई फाइव कर रहे हैं। और इन लोगों को जब अरेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि ये सब के सब यहूदी हैं, इन सब का ताल्लुक इसराइल से है और ये जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस कंपनी को फिक्टिशियस कंपनी को दिखाया जाता है, उसका नाम है अर्बन मूविंग सिस्टम। और ये अर्बन मूविंग सिस्टम पहले ही CIA के रेडार पे है कि ये एक मोसाद का फ्रंट है और इनको अरेस्ट किया जाता है। 71 दिन के बाद इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है विदाउट एनी चार्जेस। और जो ये फेक कंट्री है, इस फेक कंट्री को जो इस वक्त वजीर आजम है, वो ये 9/11 का वाकया जब सुनते हैं तो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं, और उनके वर्ड्स हैं, इट्स वेरी गॉड। और फिर जब रिपोर्टर उनसे दोबारा पूछता है कि ये वाकया हुआ है और आप कह रहे हैं इट्स वेरी गॉड, तो अपना बयान बदलते हुए कहते हैं नॉट वेरी गॉड बट इट विल जनरेट इमीडिएट सिंपैथी। तो ये जो एंगल है कि इसराइल की इन्वॉल्वमेंट रही है, फेक कंट्री की इन्वॉल्वमेंट रही है, इसके ऊपर कभी किसी ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? लोगों ने इस पर सवाल क्यों नहीं किया? पाकिस्तान एक मेजर अफेक्टी है इस वॉर ऑन टेरर का, लाखों जाने गई हैं हमारी, लेकिन हमारी इकोनॉमी के जो $150 बिलियन आए हुए हैं उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। सो आज ये 5 सवाल जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या ये वाकया सच्चा था या फैब्रिकेटेड था। ये सवाल पूछें, और अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट लेट्स क्विकली टॉक अबाउट चार्ली कर्क, a conservative debater and orator who was trying to change America but got assassinated. चार्ली कर्क ने अपनी आखिरी वीडियोस में क्या बात की, आइए सुनते हैं। Jewish communities have been pushing the exact kind of hatred against whites that they claim to want people to stop using against them. Now, I don't like generalizations. Not every Jewish person believes that. But it is true the Anti-Defamation League was part and parcel with Black Lives Matter. It is true that some of the largest financiers of left-wing anti-white causes have been Jewish Americans. They went all in on woke, and it wasn't just ADL. It was some of the top Jewish organizations in the country. That Epstein, with his little friend Ghislaine and Ghislaine's father, Robert Maxwell, who is obviously a spy of the Israeli intelligence agencies,
that there was something else going on here. Epstein was not some sort of whiz kid hedge fund manager. Epstein was playing a part. Epstein was a LARPer. Epstein was cast for a specific role, and he played it really well. चार्ली कर्क कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं है, लेकिन चार्ली कर्क वो इंसान था कि जो यंगस्टर्स को अपील कर रहा था, यूथ को अपील कर रहा था। 2,500 से ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर अपने चैप्टर्स बना चुका था। चार्ली कर्क ट्रंप का सपोर्टर था और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का फॉलोअर था, लेकिन चार्ली कर्क कंजर्वेटिव था और कंजर्वेटिव होकर वो सवाल उठा रहा था, वो सोच पैदा कर रहा था जो शायद लोग सुनना नहीं चाहते। वो ओपनली कह रहा था कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, अगर एप्स्टीन की बात करें तो या तो वो मोसाद का एजेंट है, या वो CIA का एजेंट है, या वो एक हायर्ड गन है, बट दैट नीड्स इन्वेस्टिगेशन। वो ओपनली इसराइल को ये कह रहा था कि इसराइल इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी और हर शख्स वहां पर गन्स उठाकर घूमता है। सो इट्स नॉट नो मोर अ पॉलिटिकली सेफ एरिया टू लिव इन। आज वो ऐसे सवाल उठा रहा था जिन सवालों को उठाने की कीमत देनी पड़ती है।